बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर आज बड़ी स्पेशल किस्म की डिबेट आप लोगों को देखने को मिलेगी आज। उसकी वजह बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं, लेकिन उसकी ख़ास जो वजह है वो हमारे दो रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं जिनका मैं आप लोगों से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। वैसे उनको दोनों को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, दोनों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो दोनों से मैं आपको मिलवाता हूं। रामनिक सिंह साहब हिंदुस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू द शो सर। एंड कमर चीमा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने का सर। बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, जैसे कि मैंने शो का फॉर्मेट ये रखा हुआ है कि जो हमारे सरहद पार से गेस्ट होते हैं हम स्टार्ट उनसे लेते हैं, तो हम रामनिक भाई से स्टार्ट लेंगे। रमनिक भाई, एक कल हमारे यहाँ 2 डेज का सिक्योरिटी डायलॉग्स यानी नेशनल डायलॉग के नाम से एक समिट हुआ, 2 दिन चला, जहां पर प्राइम मिनिस्टर और उसके अलावा आर्मी चीफ और बहुत सारे लोगों ने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वगैरह सब ने शिरकत की वहां पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक स्टेटमेंट आई जिस वक्त वो स्पीच कर रहे थे कि हमें और हिंदुस्तान को आपस में बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, और जो मसाइल स्पेशली कश्मीर के मसले का उन्होंने जिक्र किया, कहते हैं उसको मिल बैठ कर हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए। बल्कि उन्होंने एक लफ्ज यूज किया कि कश्मीरियों के ख्वाहिशात के मुताबिक इस मसले को हमें हल करना चाहिए। यानी उनका एक मैसेज था कि हमें अब पीस की तरफ आना पड़ेगा, जिस तरीके से भी हो, जो भी हो, क्योंकि दोनों मुल्कों की इसकी जरूरत है। आप कैसा देखते हैं इस चीज को? फखर भाई, देखिए, पहले तो मैंने दोनों ही दिन के अंदर NSD में जो आपके वजीर आजम हैं और आपके CAOS हैं, दोनों को मैंने सुना। कोई 13 मिनट की तकरीर थी आज बाजवा साहब की कल, और उससे पहले इमरान खान साहब की तकरीर जो थी वो मेरा ख्याल है कि कोई बहुत लंबी तकरीर नहीं थी, बट उसके अंदर से जो की टेक अवेज रहे वो की टेक अवेज ये रहे कि सबसे पहली चीज तो ये फखर भाई के जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये कहता है कि हमारे को कश्मीर को डायलॉग से रिजॉल्व करना है एंड उसको पीसफुल मीन से रिजॉल्व करना है, तो एक बार उनको चाहिए कि वो डायलॉग किस लेवल पे जाएंगे, वो पीसफुल मीन्स प्रपोज क्या है, वो उनको एक बार स्पेल आउट कर देना चाहिए अपनी पूरी आवाम के सामने, ताकि कोई किसी तरीके की एम्बिग्विटी ना रहे, किसी तरीके की कंफ्यूजन ना रहे। और अगर इफ यू हैव टू लुक इनटू द पास्ट, हालांकि आपके बाजा साहब ने तो आपको कहा है कि लेट्स बरी द पास्ट, बट इफ यू हैव टू लुक इन द पास्ट देन आप ये पाएंगे कि ये जो जितनी बेलिजरेंस है उसके पीछे हमेशा इट हैज बीन आइदर द पाक आर्मी और द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पर से एस्टैब्लिशमेंट, तो वही इसके पीछे रहे हैं। तो अगर उनको लगता है कि कोई रेजोल्यूशन उनके साइड में है तो उनको चाहिए कि वो रेजोल्यूशन प्रपोज करें और आवाम के सामने उसको रखें कि साहब हम इस तरीके से इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। क्योंकि बाद में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंडिया बैशिंग बन जाती है कि साहब हमने तो बड़ी कोशिश करी और हमने ये सब प्रयास की। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ऑन एवरी ओकेजन जब भी हमने पाकिस्तानी प्रपोजल्स को सीरियसली लिया है, जितनी बार हमने उसके ऊपर डेलिबरेशंस की है, हमेशा जो रेसिप्रोकेशन थी, जो रेसिप्रोसिटी की कर रहे थे बादल साहब आज, वो रेसिप्रोकेशन हर बार इंडिया की नजर से बैक स्टैबिंग रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान हैज ऑलवेज बैक स्टैब इंडिया, जितनी बार भी हमने पीस आपके साथ लाने की कोशिश की है। तो अब मैं समझता हूं कि या तो कुछ मजबूरियात हैं आपकी, या ये वाकई समझ में आ गया है पाकिस्तानी डीप स्टेट एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी, ISI, या आपकी जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है, जो गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट है, उनको भी कि द ओनली वे फॉरवर्ड इज पीस एंड पीस कैन ओनली बी अटेन्ड when you correct the mistakes from the past। और करेक्शन के लिए सबसे पहला स्टेप होता है अगर भाई रियलाइजेशन ऑफ अ मेड मिस्टेक, है ना। और इफ यू कीप हार्पिंग अराउंड कश्मीर ऑल द टाइम, अगर आप कश्मीर के ऊपर हमेशा हार्प करते रहेंगे, यू विल नेवर एवर सी पीस कमिंग थ्रू, इवन इफ यू हैव द रिमोटेस्ट ऑफ इंटेंशंस ऑफ अटेनिंग पीस, वो फिर भी कभी पीस नहीं आ सकता। बिकॉज वो एक चाहे आप, अब मेरे को पता नहीं है कि यूएन रेजोल्यूशन आप दोनों भाइयों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, अगर आप पढ़ेंगे तो पाकिस्तानी फोर्सेस आर डिस्क्राइब्ड एज द ऑक्यूपेशनल फोर्सेस। सो वो कई सारी चीजें हैं, इतनी इंटेंगलमेंट है। आई थिंक
ये एक बात कर रहे थे इमरान खान साहब परसों की अपनी तकरीर में, जब वो जर्मनी और फ्रांस की बात कर रहे थे। जर्मनी और फ्रांस के लिए कह रहे थे इमरान खान साहब के, साहब देयर हैज बीन लास्टिंग पीस नाउ। ये दो ऐसे मुल्क हैं जो हु फॉट बिटर बैटल्स, और अब उनके दरमियान अमन और अमान है, एंड देयर ट्रेडिंग टाइज, देयर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, देयर मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर्स आर वेरी कन्वीनियंट। इस तरीके की बातें करते थे। जी तो उसके पीछे अहम रीजन है, वजूहत हैं, वो ये हैं कि वहां पे एक बहुत भयंकर जिसे कहते हैं कि ह्यूमन कैटास्ट्रोफी हुई वर्ल्ड वॉर 2 की सूरत में, वर्ल्ड वॉर 2 की शक्ल में, जैसे मैसिव मैसिव जिसे कहते हैं कि किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड डेवास्टेशन एट अ वेरी लार्ज स्केल। सो दैट इज समथिंग आई डोंट फोरसी इन द कमिंग फ्यूचर, कि वो एक वजह हो सकती है हमारे दोनों मुल्कों के बीच में अमन कायम होने के लिए। मैं समझता हूं कि ये जो बात बार बार चलती है इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट्स की, ये बात बार बार चलती है पीस की। आज कल जनरल बाजवा ने भी कहा कि वी कट डाउन आवर डिफेंस बजट्स डिस्पाइट एडवर्सरीज। तो एडवर्सरीज तो ये बेलिजरेंस आपकी क्रिएट की हुई है, हमारी तो नहीं क्रिएट की हुई। उन्होंने कहा कि सेटलमेंट ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स, तो अगर आपको पता होगा तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड डिस्प्यूट्स थे, हमने लैंड स्वैप करके उनको सेटल कर लिया है। हमारे और बांग्लादेश के बीच में जो बहुत लंबे समय तक लैंड डिस्प्यूट्स रहे थे, कुछ चिकन नेक्स कह लीजिए, टाइगर्स कह लीजिए, या कुछ पार्ट्स या इनक्लेव्स कह लीजिए, बांग्लादेश के इस तरफ थे और इंडिया के उस तरफ थे। वी लॉस्ट लैंड, हमने जमीन का मतलब ऐसा नहीं कि इक्वल बंटवारा हुआ है, वी लॉस्ट लैंड बट स्टिल we've settled disputes. So India is willing to settle disputes with its neighbors, and India has shown it कि हम उसको सेटल करने के लिए तैयार हैं। बट ये जो कंटिन्यूअस बेलिजरेंस है, ये बेलिजरेंस दिस हैज टू स्टॉप फ्रॉम पाकिस्तान। ये आपके वजीर आजम ने भी, आपके आर्मी चीफ ने भी कहा कि इंडिया स्टेप ले। इंडिया स्टेप क्यों ले भाई? इंडिया ने जितनी बार स्टेप लिया, आपने बैक स्टेप किया है, अब आपका वक्त है, आप लीजिए स्टेप, हम देखते हैं कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। ओके राइट। अच्छा चीमा साहब, जिस तरह रामनिक साहब ने बात की कि पाकिस्तान स्टेप ले, हिंदुस्तान स्टेप नहीं ले सकता। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट को हम देखें तो उन्होंने जो स्पीच की थी, तो उन्होंने कहा कि हम जियो स्ट्रेटेजिक वाली पोजीशन से हम जियो इकोनॉमी की तरफ या इकोनॉमिक्स की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं, और हमें होना भी चाहिए। और हम किसी की जमीन के ऊपर कोई इस किस्म की जो इंसर्जेंसी या इस तरह की चीजें, तो हम उसको नहीं करेंगे। आप क्या देखते हैं कि क्या अब पाकिस्तान क्या पहल करे? जिस तरह रामनिक साहब ने कहा है, कैसे पहल करे, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? या शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया फखर साहब। देखिए, जब भी हम भारत से बात करते हैं तो हमें एक चार्ज शीट मिलती है, ठीक है जी, आप ये करते हैं, आप ये करते हैं, आप ये करते हैं। मिसाल के तौर पर मान साहब जो कह रहे हैं कि आप बेलिजरेंट हैं, स्टैब्लिशमेंट है, इंडिया का ट्रस्ट का इशू है कि वो भारत जो है वो पाकिस्तान पे क्यों ट्रस्ट करे, बैक स्टैबिंग है, अभी आपकी मजबूरियां हैं। और फिर आप मान साहब कह रहे थे कि जी अभी शायद रियलाइजेशन हो गई है पाकिस्तान में। मैं समझता हूं कि कोई भी रियासत किसी वक्त भी परमानेंटली ठीक नहीं सोच रही होती। एक वक्त था जब भारत हमें कहता था कि कश्मीर पे बात करें, तो सॉरी इकोनॉमी पे बात करें, कश्मीर को जरा बाद में डिस्कस कर लेंगे, और हम नहीं करते थे और हम बड़े अकड़े हुए थे, ठीक है। आज एक वक्त आ गया कि हम भारत को कहते हैं कि आए बात करें, और वो कह रहे हैं नहीं, डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे है पाकिस्तान, सो हम क्यों बात करें। सो मेरा अपनी जाती राय ये है, मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लगता है दो चीजें होंगी, तीन। पहली बात तो ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से इमीडिएटली शायद कोई इस तरह डायलॉग या ये चीज नहीं करेगा, ठीक है जी, वो टाइम लेंगे जो मुझे लगता है, क्योंकि इस वक्त भारत एक बड़े ही जो ना हाई कॉन्फिडेंस में घूम रहा है। उधर इंडो पैसिफिक चल रहा है, क्वाड में मुलाकातें हो रही हैं, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी वहां आया हुआ है, तो एक बड़ा सारी बात है, भारत का एक्सपोजर ग्लोबली है, फिर जी बड़ी इकोनॉमी है, तो ये सारा कुछ भारत समझता है कि हम बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन में है। तो अगर आप पाकिस्तान को से बात करेंगे तो पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम करना या स्पेस देने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग जीत चुका है, और अभी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, और जिस तरह बाजवा साहब ने कहा कि हम इकोनॉमिक जोन्स और इकोनॉमिक हब बनाना चाहते हैं, और रीजनल जो ट्रेड एंड उसको बूस्ट करना चाह रहे हैं। सो भारत समझता है कि जितना पाकिस्तान को स्मार्टली
दबाया जाए कि उनको मेन स्ट्रीम ना होने दिया जाए। अगर भारत आज पाकिस्तान भारत के तल्कात नॉर्मल हो गए तो क्या होगा? बिजनेस होगा, एक्टिविटी होगी, लोग कहेंगे जी जबरदस्त, सब कुछ बड़ा अच्छा चल पड़ा है, तो ऑप्टिक्स क्यों होंगे? ऑप्टिक्स तो बड़े अच्छे जाएंगे दुनिया में अंदर से। लेकिन आई थिंक भारत चाहता है कि इस चीज को रोकना चाहता है कि जितनी देर तक ये अच्छे ऑप्टिक्स ना जाए पाकिस्तान अच्छा एज ए एडवर्सरी, उनको सारी बातें प्लान करना चाहिए। दिस इज हाउ द एडवर्सरीज डू। हम भी बहुत कुछ करते रहे इनके बारे में, अभी भी कर रहे हैं और ये भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग थी डीजीएमओ की टॉक्स, जहां पे इनके फौजी, हमारे फौजी, फॉरेन ऑफिस के लोग, रिटायर्ड जो एम्बेसडर्स थे, उन्होंने हेल्प आउट किया गवर्नमेंट्स को और एक रेजोल्यूशन में पहुंच के। इस डीजीएमओ की जो टॉक्स हुई है उसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं नहीं बता सकता यहाँ पे, लेकिन उसमें भी भारत अपना जो है ना पलड़ा बड़ा भारी रखना चाह रहा था, लेकिन समहाउ इक्वालिटी स्टैब्लिश हुई है और पाकिस्तान शुरू से एक ही चीज कह रहा है कि हम भारत के साथ इक्वालिटी में रहना चाहते हैं, हम जूनियर पार्टनर नहीं है, हम मालदीव्स, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, हम वो नहीं है ना, हमने वो रहना है, हमने अपना इक्वालिटी जिसमें भारत और पाकिस्तान एक इक्वल के तौर पे रहना चाहे, ये हमारा है। बाकी बात हो जी कि बेलिजरेंस की, ये 2019 में क्या बेलिजरेंस थी कि आप देखिए, आपने हर चीज का वो जी वहां पे जी हमारे लोगों पे हमला हुआ तो हमने स्ट्राइक कर दी और फिर हमने फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, तो उसका भारत को भी पता है कि भारत भी अपना अफोर्ड नहीं कर सकता स्ट्राइक्स। अगर भारत हमें 2 मारेगा, हम 4 मारेंगे, फिर ये हमें 6 मारेंगे, फिर हम 8 मारेंगे, उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। मतलब वो तो कोई एक ऐसी चीज है जिसका कोई फायदा ही नहीं है और भारत को भी इस चीज का पता है। सो जितनी बातें ट्रस्ट नहीं है, बैक स्टैबिंग है, हमारे भी यही मसले हैं जी, हमें भी आप पे ट्रस्ट नहीं था, आपने क्या कर लिया, आपने भी तो ऑक्युपाई किया हुआ है वहां पे, पिछले 30 सालों में 35 सालों में लाख एक कश्मीरी मार दिया है, मतलब आपकी कौन सी वैल्यूज हैं? लेकिन यहां पे अगर खड़े रहेंगे तो फिर क्या होगा? आगे जाना है, अगर आगे जाना मुनासिब समझता है भारत तो ठीक है, अगर भारत समझता है नहीं आगे नहीं जाना, हमने दुनिया के साथ आगे जाना है, पाकिस्तान के साथ आगे नहीं जाना, तो दिस इज द चॉइस, उनको इस पे काम करना चाहिए। हम ये कहते रहेंगे और हमारी भारत के अलावा, आखिरी बात कर दूं फखर साहब, भारत के अलावा हमारी ऑडियंस इंटरनेशनल कम्युनिटी भी है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पैगाम पहुंच रहा है और हम वो पैगाम पहुंचा रहे हैं, जो ऑप्टिक्स हम दिखाना चाहते हैं वो देख रहे हैं। हाँ, भारत अगर बेलिजरेंट रहेगा नो प्रॉब्लम, हमें क्या होगा, इकोनॉमी तो पहले नहीं चल रही, सार्क कौन सा फंक्शनल है, ये अपने घर बैठे, हम अपने घर बैठे हुए हैं, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। और लेकिन जो भी कर लें, बैठना तो टेबल पे पड़ेगा, डीजीएमओ की टॉक्स आपके सामने है कि कैसे। बिल्कुल एग्जैक्टली चीमा साहब, बिल्कुल आपने ये बात की। अच्छा रामनिक भाई, मुझे ये मतलब जिस तरह चीमा साहब ने कहा कि एट द एंड हमें टेबल पे जाना पड़ेगा। कल हमने मॉस्को में बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस हमने देखी, तालिबान बैठे हुए हैं, गुलबदीन हिकमतयार बैठा हुआ है, टर्की बैठा हुआ है, कतर बैठा हुआ है, ज़ल्मी खलीलजाद बैठा हुआ है, पाकिस्तान का एम्बेसडर सादिक खान साहब बैठे हुए। क्यों? एट द एंड उनको इस चीज पे जाना था, हालांकि जो बाइडेन साहब कह रहे हैं कि मैंने विड्रॉवल नहीं करनी अभी 1 मई को, पॉसिबल नहीं है फॉर अमेरिका कि वो अफगानिस्तान से विड्रॉ करे, उसके बावजूद भी डायलॉग्स चल रही हैं उनके आपस में। हालांकि अमेरिका कहां पर है और अफगानिस्तान कहां पर है, हम और आप तो बिल्कुल करीब, एक मतलब जिसे कहते हैं कि लाइन है हमारे और आपके बीच में, बाकी तो जिसे कहते हैं कि एक मुल्क, जिस तरह कहते हैं कि करीब तरीन ममालिक है दोनों आपस में। ये अमेरिका की खुशकिस्मती है और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे बिल्कुल बराबर में आप हैं, माफ करना। और जो एटीट्यूड अभी चीमा साहब ने अभी रिफ्लेक्ट किया, जो जिस तरीके का एक प्रोपेगेंडा बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि बेलिजरेंस तो ये इंडिया की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं है, तो ये कहीं ना अंतर ध्यान होकर एक बार अपने गिरबान में झांकने की बहुत जरूरत है और ये समझने की बहुत जरूरत है कि आप कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। और आपकी पिछले वक्त में जो अभी रिसेंट पास्ट है, आपके बताइए ना बाजवा साहब, क्यों कहते हैं लेट्स बरी द पास्ट? उनको ये पता है कि वो दफनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने पास्ट के अंदर जो आपकी हरकतें हैं वो इतनी अच्छी नहीं है कि आपके ऊपर एतबार इतनी आसानी से किया जाए। कुछ ना कुछ ऐसे मानदंड कहते हैं जिसको हम ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ एक ऐसे मेजर्स हैं
which you need to adhere for anybody in the world or the global community, the global village to believe you, to trust in you. आप बताइए ना साहब, इंडिया तो बुरा बना दिया आपने, FATF आपको जून तक क्यों रख रहा है ब्लैकलिस्ट में? क्योंकि कुछ वजूहात हैं, आपने कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर कंप्लायंस नहीं की, कंप्लायंस किया तो आपने फुली कंप्लाई नहीं किया. अमेरिका इज इन अफगानिस्तान फॉर अ वेरी वेरी डिफरेंट रीजन. वो जैसे अभी थोड़ी देर पहले चीमा साहब कह रहे थे ना, DJMO में कुछ बातें मैं बता नहीं सकता, तो ऐसी बहुत सी वजहें हैं जो मैं यहाँ पे स्पेल आउट नहीं कर सकता कि व्हाई इज अमेरिका सो कीन इन अफगानिस्तान और ये सब क्या हो रहा है. तो वो उसको अपन थोड़ी देर के लिए लेट्स कीप इट इन द पास्ट, लेट्स कीप इट बिहाइंड अस. मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप बार बार एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारी लैंड बहुत फर्टाइल है. आप 4 मिलियन टन जो है वो गंदुम इंपोर्ट करते हैं. आपकी लैंड बहुत फर्टाइल है, आपकी 70% दालें इंपोर्ट होती हैं. अरे साहब, आपकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, आप अपनी गैस, अपनी तेल और अपनी और जो जरूरत हैं वो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं. मैं नहीं कह रहा हूं, ये परसों की इमरान खान साहब की तकरीर में आपके वजीर आजम ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, उसको आप ध्यान से सुने उन्हें क्या कहा है. और जो कंसर्न्स हैं आपके मुल्क के, आपके मुआशरे के, आपके सिटीजन्स के, आपको चाहिए कि आप इंडिया सेंट्रिक या कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसीज को छोड़ के पाकिस्तानी सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज के ऊपर फोकस कीजिए. आप अपने शहरियों के ऊपर, अपने सिटीजन्स के ऊपर फोकस कीजिए. आप उनकी पॉवर्टी एलिवेशन कैसे कर सकते हैं, आप उनको गरीबी और गुर्बत में से कैसे निकाल सकते हैं, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए. अगर आपको उसका एक पीक लेना है तो आप ये देखिए कि पिछले 8 साल, 7 साल, 6 साल में भारत के अंदर सरकारों ने किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज बनाई हैं, किस तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं सस्टेनेबिलिटी की, उनको अचीव करने की कोशिश किस तरीके से की जा रही है. अब आपने मेरे साथ बात करी मेरे भाई अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रही है पाकिस्तान की, वो मैं हजारों बार सुन चुका हूं. और कई बार तो मैं अपने काबिल दोस्त चीमा साहब के मुंह से भी, इनके मुखमंडल से भी सुन चुका हूं कि क्या क्या आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं. मैं चाहता था, आई हैव टू, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, आई हैव टू रीड इट आउट. तो एक तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग, हजारों स्कूल, हॉस्पिटल, बच्चों के हॉस्पिटल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सलमा डैम, और ये काबुल नदी के ऊपर जो डैम बन रहा है वो, एस्टैब्लिशिंग ऑफ मिशंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, जो बिजली की लाइनें हैं वो. आपके यहाँ पे अफगान नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जिसको अनास्टू कहते हैं, कंधार के अंदर. आपका चिमतला का पावर स्टेशन है, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेस, क्रिकेट स्टेडियम, ट्यूबवेल, टॉयलेट, टीवी स्टेशन, टेलीफोन के नेटवर्क्स, पानी के रेजर्वॉयर्स बड़े बड़े. आपके यहाँ पे जरगान से लेके डेलाराम रोड जो ईरान से आती, बाय द वे, काबुल ट्रांसपोर्ट के लिए हजार बसें, हजारों मिलिट्री व्हीकल्स, MI-25, MI-35 हेलीकॉप्टर्स, एम्बुलेंसेज, एयरबस के एयरक्राफ्ट, कनक दाल, गंदुम जिसे कहते हैं, कनक दाल, अफगानिस्तान के रेड क्रॉस को मेडिसिन देना, उनको न्यूट्रिशन सप्लाईज देना, अफगानिस्तान के जो फोर्सेस हैं उनको हमारे डिफेंस एकेडमीज में ट्रेनिंग देना, उनके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेनिंग देना, उनकी पुलिस को ट्रेनिंग देना. हिंदुस्तान की जो कमिटमेंट अफगानिस्तान की तरफ है, ये मैं अभी बहुत कम पढ़ के बता रहा हूं. इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ व्हाट वी हैव डन टू रिकंस्ट्रक्ट दैट कंट्री. और आपका क्या है, आप वो तालिबान जिसकी हुकूमत में फुटबॉल स्टेडियम के बीच में औरतों को बिठा के सिर में गोली मार दी जाती थी और पत्थरों से संग मार मार के मार दिया जाता था, उस तालिबान को आप टॉक्स टेबल पे लेके आ रहे हैं. ये आप कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है. CIA की मदद से आप लोगों ने ही लोगों को खड़ा किया. देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फगर भाई, आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट रियलाइज इट. अगर रियलाइज करते हैं तो उसको एडमिट करने में इतनी शर्म क्यों आती है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की है वो होम ग्रोन है. हिंदुस्तान की तरफ से आपने एक आपने वो जैसे कहते हैं आदमी को पकड़ लिया, आपने कुलभूषण जाधव को, फर्जी कन्फेशन, फर्जी कागज आप लाके सामने खड़ा कर देते हैं, साहब ये कुलभूषण जाधव है. आपके यहां से सैकड़ों लोग जो फॉरेन मर्सेनरीज हैं, पाकिस्तान ट्रेनिंग दे रहा है उनको, पाकिस्तान को वेपन दे रहा है, उनको फंडिंग दे रहा है, उनको ड्रग्स दे रहा है, उनको यहां भेज रहा है. ये देयर इज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट एंड देयर इज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री. आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये कहते हैं कि साहब आप बैठते ही शिकायतों के साथ, डोजियर्स के साथ. अब अगर आपके आर्मी चीफ कहते हैं कि लेट्स बरी द पास्ट, तो लेट्स बरी द पास्ट विद अ गारंटी दैट दोस मिस्टेक्स विल नॉट बी रिपीटेड इन द फ्यूचर. अरे कहीं तो यार, इफ वी नीड टू हैव सस्टेनेबल पीस. देखिए,
अभी अभी थोड़ी देर पहले चीमा साहब ने इस बात को एडमिट किया आपके डिबेट पे, इस डिस्कशन के दौरान, कि आप अपने घर में हैं, हम अपने घर में हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी नहीं ग्रो कर रही, नहीं भी ग्रो करेगी तो क्या हो जाएगा, अभी कौन सा कर रही है। तो अगर ये आपका माइंडसेट है कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे और अगर हम नहीं भी ग्रो करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आपका अफगानिस्तान बन जाएगा, ज्यादा होगा आपका वेनेजुएला बन जाएगा, आप इस्लामाबाद जिस शहर में बैठे हो वो कराकस बन जाएगा, और क्या हो जाएगा जैसे यार, आई मीन वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, इससे बुरा क्या होगा। एंड इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट देन बी इट, फिर अल्लाह आपका मालिक है भाई। अब मैं क्या कह सकता हूं इसके अंदर, जो चेंजेस माइंडसेट के अंदर, पॉलिसी मेकिंग के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर या इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर लेके आने हैं, वो तो आप अपने मुल्क के अंदर खुद लेके आएंगे ना साहब, विल नॉट बी एबल टू डू इट फॉर यू। और अगर एक रियलाइजेशन है, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फखर भाई ये वाजे तौर पे कहते हैं कि आर्मी इज नॉट सोलली रिस्पॉन्सिबल टू सिक्योर द नेशनल सिक्योरिटी, बोला उन्होंने कि इट इज अ मल्टी लेयर्ड, उन्होंने इनर लेयर, आउटर लेयर, उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं। इफ यू स्टिल टर्न अ ब्लाइंड आई, हालांकि वो अंग्रेजी में थी तकरीर, अब पता नहीं कितने पाकिस्तानियों को समझ में आएगी, और वो तर्जुमा करके क्या सुनाएंगे नीचे आवाम को, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता कि वो तर्जुमा करके, ट्रांसलेशन करके क्या सुनाया जाएगा, क्या बताया जाएगा। बट एट द हार्ट ऑफ इट मैं ये समझ रहा था कि मैं शायद ये वर्दी के अंदर फौजी जर्नल नहीं है, कोई इनका फाइनेंस मिनिस्टर है या इनका कोई फ्यूचर का प्रेसिडेंट है जो ये बातें कर रहा है कि हमको ये चाहिए। फौज अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, और ने भी करना है, हमने फौज का बजट घटाया और स्टेक होल्डर्स हैं, सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें पहली बार मैं देख रहा हूं कि पाक फौज की तरफ से एडमिशंस आ रही हैं। इट साउंड्स नाइस, बट हाउ फार कैन इंडिया ट्रस्ट हिम, दैट इज द पॉइंट। अच्छा चीमा साहब, रामनिक साहब जो है वो एक बात कर रहे हैं कि मतलब हमें कोई ट्रस्ट नहीं है। मैंने जब एग्जांपल दी तो वो इस मतलब पॉइंट से थी कि उसमें कल दुनिया के बड़े ममालिक रशिया ने ये डायलॉग करवाए थे, और वो इसलिए करवा रहे थे कि वो क्योंकि वो चाहते हैं कि यार बेहतर ही आ जाए। पाकिस्तान का मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ने उसके अंदर रोल प्ले किया था 1980 में, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान आईएसआई ने भी रोल प्ले किया था, और लेकिन वो किसी के करने पे, किसी के कहने पे आज वही अमेरिका था जो आज जिनके साथ डायलॉग कर रहा है। अच्छा, एक चीमा से बात हो रही है कि जिस तरह आर्मी चीफ ने कहा कि हमें कट डाउन कर देना चाहिए जो हमारा डिफेंस बजट है, इस चीजों में अगर इसको ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या बुरा है इसके अंदर? और अगर हमारे आपस के ताल्लुकात बेहतर होते हैं और जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये कम होता है, तो क्या दोनों मुल्कों की आवाम जो है उनकी जिंदगी अच्छी नहीं होंगी इससे? मैंने आपको पॉइंट लिख लिए दोनों, कट डाउन, डिफेंस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में। जो मान साहब ने एक दो बातें की मैं वो करना चाह रहा हूँ। मान साहब ने अफगानिस्तान का जिक्र कर छेड़ दिया यार। इंडिया अभी जस्ट अगले दिन अफगानिस्तान जाके तो कोई $2 अरब इन्होंने लगाया। वो कहते हैं जी, जो मान साहब लिस्ट सुना रहे थे, बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज है, काम करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। इंडिया ने अगर पैसा लगाया तो दिस इज गुड, अप्रिशिएट करना चाहिए इनको, अपनी सरकार को, मैं इसको बुरा नहीं समझता। लेकिन और भाई अफगानिस्तान हमारे साथ 75 साल से है, और उससे भी पहले चला जाए तो उससे भी पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं। ड्यूरन लाइन, आप मुझे ये बताएं, ये फखर ही इज अ पश्तून, अब फखर अपनी स्क्रीन वापस लेके आए। जी फखर पश्तून है, ये इनके आधे रिश्तेदारियां तो वहां पे हैं और आधे यहाँ पे हैं। 40 मिलियन से ज्यादा, 40 लाख से ज्यादा हमने ऑफिशियल यूएन के नंबर है कि अफगान पाकिस्तान में है। जब अफगान कौम तबाह हो रही थी तो असल बिजनेस वो पाकिस्तान में करते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जो बड़ा बिजनेस करता है वो अफगानी है, जो बिलियंस का करता है, करोड़ों लाखों का नहीं करता। ये फखर इस बात की गवाही देगा कि लाखों के काम नहीं करते वो अफगानी, करोड़ों और अरबों रुपए का बिजनेस करते हैं पाकिस्तान में। तो जब वहां कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बंजर था, तो असल में तो वो उनको जो पुशबैक मिला, जो सर्वाइवल मिला, तो वो पाकिस्तान से मिला। तो वो सोसाइटी बहुत, देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी में के रशिया के या अमेरिका के वहां क्या स्टेक्स है, क्या गंद मारा, और हमने भी एक वक्त में वहां पे क्या किया और नॉन स्टेट एक्टर तैयार किए जो हमें भी नहीं करने चाहिए थे। मेरी अपनी जाती राय है, मैं गलत समझता हूँ, लेकिन माजी था, उस वक्त की पॉलिसी यही थी। एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, मिलिट्री डिक्टेटर था, उसने कर दिया। लेकिन
हमने जितना सपोर्ट किया अफगानिस्तान को, आपने तो अगले दिन, हमने तो पूरी की पूरी सोसाइटी बचाई है। आप तो अगले दिन गए ना, उनके थोड़े से फौजी जाके दिल्ली में आपने यहाँ ट्रेन किए हैं, और सारे का सारा अफगान बचे ही हमारे पास है। वो तो सोसाइटी सर्वाइव ही हमारे ऊपर की है। और जो आपने किया बहुत अच्छा किया है, मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। आई वॉन्ट टेक इट एज अ बैड थिंग। मैं चाहता हूं कि अगर एक कौम है, एक मुल्क है, मुश्किल में था, इंडिया ने रोल डाला, अमेरिका ने बचाया, यूरोप ने बचाया, नॉर्वे, स्वीडन, सबने अपना रोल प्ले किया, तो वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम किया। तो मैं भारत को भी अप्रिशिएट करता हूं। मैं सिर्फ भारत पाकिस्तान के कंपटीशन में ये नहीं कहूंगा नहीं तुसी ऐ नहीं कीता दसाया कीता, नहीं, लेकिन जो असल सोसाइटी की जो बेस थी, वो बेस तो हमने उस सोसाइटी को बचाया। हाँ, पाकिस्तान के बारे में ओवरऑल एक इंप्रेशन अफगानिस्तान में की जो एलीट है उसने अच्छा एस्टैब्लिश नहीं किया हुआ, एक पॉइंट ये तो मैं, जो मान साहब ने बात की मैं वो हाँ, जो आपने बात की फखर साहब जी डिफेंस के हवाले से, देखिए हमने न्यूक्लियर वेपन को शौक से नहीं बनाए। हमारे वो साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन कहा करते थे, असा न्यूक्लियर बम शबराते नहीं चलाने, अहा इंडिया दे चलाने। ये क्यों बनाए भाई? इंडिया ने बना लिए। अब हमारा ये था कि हम एक मुल्क थे जो इंडिया से आजाद होने के बाद हम अलहदा हो गए। अभी भारत एक बड़ा मुल्क था, कश्मीर पे कब्जा कर लिया, बेलिजरेंट था। कुछ हमारी प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये थी कि हम यहाँ पे डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, जिसने हमें नुकसान पहुंचाया, और पॉलिसीज में तसलसल नहीं रहा, जो कि इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है, विच आई एक्सेप्ट एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट इवन। मैं तो कहता हूँ इंडियन मुस्लिम्स आर वेरी लकी, दे गॉट डेमोक्रेसी इन इंडिया। सो आपको एक अच्छी चीज को मानना चाहिए। हमारे भारतीय दोस्तों की तरह अच्छी चीज ये तो हमारी मानते नहीं, हम इनकी मानते हैं। अच्छा, कट डाउन की बात की, मैं चाहता हूं कि हाँ, अगर पाकिस्तान समझता है वी कांट जस्ट गो फॉर वेसल टू वेसल कंपटीशन विद इंडिया, कि ये नहीं है कि जी उन्होंने फलां चीज खरीद ली तो हम भी फलां चीज खरीद लें। पाकिस्तान ये समझता है कि हमने स्ट्रेटेजिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स के एक्वायर करने के बाद जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है साउथ एशिया में, वो अचीव कर लिए। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वॉर नाउ। इंडिया को भी इस चीज का पता है और हमें भी पता है। सो वी हैव टू कट डाउन आवर कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी पे पैसा कम लगाना है। और वैसे भी आजकल वॉर की नेचर चेंज हो गई है, हाइब्रिड वॉर और इन चीजों में चीजों की जरूरत है। सो वी वुड लाइक कि पैसा कम जो है वो खर्च हो और हम पैसा डिफेंस पे की बजाय ह्यूमन डेवलपमेंट पे लगाएं। भारत बहुत बड़ा मुल्क है भाई, बहुत बड़ा मुल्क है। 500 से 600 मिलियन लोग जो हैं वो $3-1 पे रहते हैं, ठीक है। सो कुछ शहरों में इकोनॉमी भी बढ़ी है। मैं बल्कि पढ़ रहा था 5वीं बड़ी इकोनॉमी होगी, बहुत अच्छी बात है भाई। आप जितना ग्रो करेंगे फायदा होगा, खित्ते को भी फायदा होगा, शायद पाकिस्तान को भी फायदा हो उसका, क्योंकि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नेबर चाहिए होता है आपको। जिस तरह भारत के बहुत सारे लोग ये ख्वाहिश करते हैं पाकिस्तान स्ट्रांग हो, हम भी, और हम अफगानिस्तान के लिए ख्वाहिश करते हैं कि यार अफगानिस्तान स्ट्रांग होगा तो हमारे मसाइल कम होंगे। सो हम चाहते हैं भारत स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, इतना स्ट्रांग हो जितना चीन स्ट्रांग है, ताकि जिस तरह हम चीन के साथ अच्छे कारोबार करेंगे हमें फायदा होगा, भारत के साथ भी होगा। तो ਅਸੀਂ भी मान साहब को जावांगे चंडीगढ़, ਉੱਥੇ ਕਵਾਂਗੇ मान साहब कॉन्ट्रैक्ट ਲੈ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, तो ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਪਾਓ कि ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ करो। मतलब we can do this। So हम तो चाहेंगे भारत जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करे। आई वुड पर्सनली वुड लाइक इट कि भारत में भी उतनी तरक्की हो, और भारत इज ऑन अ राइट ट्रैक। इंडस्ट्री में, बिजनेस में बहुत मेहनत कर रहे हैं, चीजें उनकी अच्छी हैं, लेकिन ठीक है, डिफेंस पे हम पैसा कम करेंगे। ये पिछले 10-15 साल हमने थोड़ा ज्यादा लगाया, उसकी वजह ये थी कि दहशतगर्दी की जंग, और आपको पता है हमारा बड़ा नुकसान भी हुआ। हम इन चीजों में बस, हम इससे अब बाहर निकल आए हैं। अब सिर्फ इकोनॉमी है और ट्रेड है। और एक बात जो मान साहब ने की थी कि ना भी होगा तो क्या होगा, मान साहब, चलो मैंने कहा था वो जो आपने उसके रिस्पॉन्ड ने कहा, पाकिस्तान विल ग्रो, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान दुनिया के हर मुल्क के साथ कंपीट करेगा। हम पीछे रहे हैं। मैं वन लास्ट पॉइंट, पिछले 15 साल में जब बांग्लादेश और इंडिया तरक्की कर रहा था, तो याद रखें हमें 2 चैलेंजेस थे। एक हमने दहशतगर्दी को सहा, और दूसरा हमारे लीडरान की
नालायक पॉलिसीज की वजह से एनर्जी क्राइसिस हुआ पाकिस्तान में, जिसने इकोनॉमी को नीचे किया। सो दहशतगर्दी की जंग ने भी एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया, और एनर्जी क्राइसिस की वजह से भी दोनों चीजें रिकवर कर गई हैं। इंशाल्लाह वी विल ग्रो एंड वी विल कम्पीट एंड वी विल बी योर पार्टनर इन पीस एंड स्टेबिलिटी। कोई गल नहीं, खैर मान साहब भावें कह दिल्ली च या सोना लिए साडी मान साहब चंडीगढ़ जेड़ा है ना साडे ते छुरलियां छड्डदे रहंदे ने छोटियां छोटियां, लेकिन असां दिल्ली नाल राबता कर लिया। सही। अच्छा रमनिक जी, आपसे तो मतलब इस पे जो आप रिस्पॉन्ड करेंगे वो तो आप बिल्कुल कर लीजिएगा जो चीमा साहब बोले हैं। एक है सेक्रेटरी डिफेंस कल से विजिट पे है हिंदुस्तान के, लाइट ऑस्टिन साहब उन्होंने विजिट करना है, लेकिन उनको एक सेनेटर रॉबर्ट मंडीज साहब उन्होंने उनको एक लेटर लिखा है और उनको कहा है कि हिंदुस्तान के ऊपर ये जोर डाला जाए कि वहां पे डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, जर्नलिस्ट, मतलब इस तरह की चीजों के ऊपर उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं उस लेटर के अंदर कि यार इन चीजों में मसाइल है। और एक उन्होंने S-400 जो सिस्टम आप लोग रशिया से ले रहे हैं इसके ऊपर ये 5 या 6 चीजें उन्होंने लिखी हैं कि जब आप विजिट करें तो ये आप राजनाथ सिंह साहब के साथ और जहां जहां पे आपकी मुलाकातें होनी है जयशंकर साहब के साथ और बाकी जो वहां की कैबिनेट के लोगों के साथ अहम लोग हैं उनके साथ आपकी मुलाकात होनी है, तो ये इश्यूज आपने उठाने हैं। मतलब ठीक है, पाकिस्तान में आपको बिल्कुल, हिंदुस्तान भी ये दावा करता है कि पाकिस्तान में ये होता है और वीकनेसेस को उठाते हैं और पाकिस्तानी भी ये वीकनेसेस उठाते हैं हिंदुस्तान के। लेकिन ये एक अमेरिकन सेनेटर ने ये लेटर लिखा है अपने डिफेंस सेक्रेटरी को जो कल 2 दिन के दौरे पे हिंदुस्तान आने वाले हैं। मैं चीमा साहब की बात का जवाब बाद में देता हूं, मैं पहले आपकी बात का जवाब देता हूं। अच्छा ओके आपकी बात का पहले जवाब देता हूं। कर लेगा बात, कोई बात जी, प्लीज। उनके सेनेटर ने कहा है ना बात करने के लिए, जी तो कर लेंगे। वो अपनी सेनेटर की चिट्ठी रख देंगे, हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या समस्या? ठीक है, क्या कोई दिक्कत है भाई? कोई ट्वीट कर दे, कोई चिट्ठी लिख दे। अब सारी बातें ना तो अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी करता आके, और करेगा तो देख लेंगे, वो बात कर सुन लेंगे, उनकी क्या दिक्कत है उसके अंदर। बट हमारे लिए अपनी नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले, राष्ट्रहित सर्वोपरि। नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, लेट देयर बी नो डाउट अबाउट इट इन एनीबॉडीज माइंड। ये अमेरिका के लिए भी उतना ही लागू है जितना पाकिस्तान के लिए लागू है, जितना अफगानिस्तान के लिए लागू है, और भारत के लिए भी उतना ही लागू है। हमारे लिए हमारा राष्ट्रहित सबसे पहले। जो बात अच्छी लगेगी सुन लेंगे, नहीं अच्छी लगेगी नहीं सुनेंगे, बात खत्म होगी, उसके अंदर क्या दिक्कत है। अब चीमा साहब ने कहा कि बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं अफगानी, कई हजारों करोड़ों का, अरबों का धंधा करते हैं, तो आप लोग क्या करते हो भाई? जब सारा धंधा ही अफगानी करते हैं तो आप लोग क्या करते हो? आपके पीटा के चेयरमैन है मोहम्मद अहमद साहब, उन्होंने ये बात हाईलाइट करी अभी पिछले हफ्ते कि इंडिया के साथ बॉर्डर गेट्स खोल दिए जाए और जो कॉटन यार्न है वो इंपोर्ट किया जाए। जो पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इस वक्त डिस्ट्रेस में है। और ठीक है, अगर आपको जरूरत है किसी चीज की, अशिया के, हमारे से लीजिए। दवाई चाहिए दवाई लीजिए, वैक्सीन चाहिए वैक्सीन लीजिए, आपको कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे कि आज आपके COS ने कहा कि साइंटिफिक डेवलपमेंट्स एंड साइंटिफिक अचीवमेंट शुड बी यूटिलाइज्ड। तो हम कर रहे हैं डेवलपमेंट, आप कीजिए यूटिलाइज, क्या दिक्कत है? आपको मना किसने किया? भेज तो रहे हैं वैक्सीन। दूसरी बात, आज बार साहब ने कंसंट्रेट किया हैव्स एंड हैव नॉट्स के ऊपर। हैव्स तो बता दिए चीमा साहब ने, बहुत सारे गिना दिए हैव्स, और हैव नॉट्स की एक बहुत लंबी लिस्ट मेरे पास है, कहोगे मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। देखिए मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये जो एक एटीट्यूड है ना, दिस एटीट्यूड नीड्स टू चेंज। वो ठीक है, कहने के लिए बातें अच्छी लगती हैं कि साहब वी नीड टू बी ऑन द लेवल प्लेइंग फील्ड। आप ये बताइए कि हमारे और आपके दरमियान एक कश्मीर के अलावा मुद्दा या मसला है क्या, वो बता दीजिए। और अगर है भी तो ऐसा कुछ नहीं है जो म्यूचुअल डायलॉग के थ्रू, जैसा चीमा साहब कहते हैं, टेबल पे बैठे बिना रिजॉल्व ना हो सके। ऐसा कुछ नहीं, मैं भी मानता हूं इस बात को, मैं सहमत हूं। अदर देन कश्मीर ऑफ कोर्स, आप रिट्रीट कर दीजिए, छोड़ दीजिए इस बात को, क्यों इसके पीछे लगे हुए? ये कश्मीर के चक्कर में, चीमा साहब यू कैन लाफ एज मच एज यू वांट, बट द फैक्ट स्टिल रिमेन्स। बुरा बात मानना, आप अपना आधा मुल्क खो गए इस चक्कर में, कश्मीर के चक्कर जो है ना। यू शुड फोकस ऑन व्हाट यू हैव, यू शुड फोकस ऑन व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर। आपकी ताकतें क्या है, आपकी कुव्वत क्या है, आपका कोर एरिया ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, आपको उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, बजाय इसके कि जहां पे आप एक बार में 4-4, 5-5 बार पिट गए और मुसलसल आप पिछले 72-73 साल से पिट रहे हैं। चीमा साहब ने बड़े कन्वीनियंटली कह दिया साहब 75 साल से पहले पाकिस्तान के संबंध अफगानिस्तान से।
और 70 साल तो पाकिस्तान को बने नहीं हुए, आपके अब संबंध पहले से मतलब ख्वाबों में हो रहे थे। देखिए, द ओनली डिफरेंस बिटवीन जर्मनी, फ्रांस या यूरोपियन कंट्रीज इज द डिफरेंस ऑफ आवर कल्चर्स एंड टू बी मोर स्पेसिफिक आवर रिलीजन्स। जब एक मुल्क को आपने एक कौमी आधार पे बांट दिया और जो नया मुल्क बना, उस मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज के हकूकों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया। ग्लोबल न्यूज बनती है कि 13 साल की हिंदू लड़की को कन्वर्ट करके 65 साल का बुढ़ा उसके साथ शादी करता है। हमारे यहाँ तो आदमी 45-50 का होता है और तीरथ पे निकल जाता है कि भाई हमने मंदिरों के दर्शन करने, हमने गुरुद्वारों के दर्शन करने, हमने भगवान के दर्शन करने हम निकलते। और आपके यहाँ पे 65-65, 70-70 साल के बुढ़े अभी कच्ची कच्ची लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं कि हमारे को 12-13 साल की लड़की देखनी है। सो दी इश्यूज आर वेरी वेरी सीरियस, इनफैक्ट कल्चरली भी, और आपकी जो एक थॉट प्रोसेस है, एक माइंडसेट है, उसके अंदर भी। देखिए, अब आई डोंट नो, यू कैन स्माइल एंड लाफ ऑल अबाउट इट, बट ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। ग्लोबली भी अगर आप एक माइनर बच्चे के साथ अगर आप इस तरीके की हरकत करते हैं या आप निकाह करते हैं, कहते हैं हम विदाई बाद में कर लेंगे, अरे तुम कर ही क्यों रहे हो भाई? तुम्हारी पोती की उम्र की है। देयर आर सीरियस कंसर्न्स अमंगस्ट द सिटीजनरी ऑफ योर कंट्री। ये पॉलिसी मेकर्स अभी बड़े कन्वीनियंटली कह दिया चीमा साहब ने कि जी हमारे बड़े नालायक हुक्मरान थे, हम डिक्टेटरशिप में रहे। आप फिर आ जाएंगे डिक्टेटरशिप में यार, आपकी कौम ही जागी नहीं हुई। When the civilian populace of your country is not awakened, अगर वो जागरूक ही नहीं है, तो they are bound to be utilized। वो तो सप्रेशन के लिए वो तो बुलाते हैं कि हमारा सप्रेस करे कोई आगे। कि प्रॉब्लम, मैं बार बार यही कहता हूं कि सेंस ऑफ रियलाइजेशन इज कंप्लीटली मिसिंग। और मैं फिर ये दोहराऊंगा कि अगर आपके मुल्क के अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो एनालिस्ट्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जो एक अगली जनरेशन को तैयार करते हैं कौम को लीड करने के लिए, अगर उनके थॉट प्रोसेस के अंदर ये सब चीजें शुमार हैं, और अगर एक एक्सेप्टेंस नहीं है, देखो कभी भी सुधार होती है ना, कोई व्हाटएवर चेंजेस यू नीड टू ब्रिंग अबाउट, दैट स्टार्ट विद अ रियलाइजेशन ऑफ अ मिस्टेक कमिटेड। व्हेन यू आर प्राउड ऑफ समथिंग, जब आप कहते हैं कि जी हमारे साबिक वजीर आजम कहते थे कि जी हमने शब रात को चलाने के लिए नहीं रखे, तो चलाओ ना, रोका किसने तुम्हारे को? चलाओ। इफ यू कैन बेयर द रिपरकशंस ऑफ यूजिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब, चलाओ चलाओ। बात क्या है? ये कैसी बिलिजरेंस है? ये क्या रवैया है? ये क्या तरीका है बात करने का? ये डायलॉग करने का क्या तरीका है? हाँ, आपके साथ बैठ के टेबल के ऊपर, आपके साथ बैठ के टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन करने की कोशिश करो, तो ये सारा रिटोरिक बीच में आ जाता है। हाँ, कि हमने शब रात को नहीं चलाने। अरे आप दिन डिसाइड कर लो ना, मुकर्रर कर लो किस दिन चलाना है, चला लो, उस दिन देख लेंगे आपको भी यार दिक्कत क्या है उसके अंदर। आपके शेख रशीद साहब कहते हैं हमने पाव के आधे आधे किलो के, किलो सवा किलो के। अबे तुम इंटीरियर मिनिस्टर हो कि तुम सब्जी बेचने वाले हो यार? क्या कर रहे हो तुम लोग? कैसी बातें करते हो? दिस इज नो सीरियसनेस। और माफ करना, आपके वजीर आजम भी, आपके वजीर आजम आज तक क्या कर रहे हैं? ट्विटर के ऊपर कभी अर्नब के साथ खेल रहे हैं, कभी मोदी जी के साथ खेल रहे हैं, कोई उनको मुंह पे फिटे मुंह नहीं करता उनको, है ना? हर बात में कश्मीर कश्मीर, यूएनजीए में कश्मीर कश्मीर, श्रीलंका जाएंगे कश्मीर कश्मीर। बुर्का बैन करवा लिया आपने वहां पे, खामखा बुर्का बैन करवा लिया आपने वहां पे। माय पॉइंट इज अगेन नॉट दिस, मैं रेटोरिक में फिर भी नहीं जाना चाहता, पर आप कंपेल करते हैं अपने डायलॉग्स के, अपनी बातों के तरीके से। स्टेबिलिटी एक चीज है, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन दूसरी चीज है, एंड ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ अ कंट्री एक अलग चीज है। आपने फौज को खिला खिला के मोटा तगड़ा कर लिया, आपको लगता है आपका मुल्क फौज की बदौलत सिक्योर है। आपका मुल्क हिंदुस्तान की तरफ से इसलिए सिक्योर है कि हिंदुस्तान ने तारीख में आज तक किसी मुल्क के ऊपर आक्रमण नहीं किया, फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करी, और हम करेंगे भी नहीं। हमारी पॉलिसी है कि वी विल नॉट अटैक फर्स्ट। हमने ट्रेड की नजर से आपको एमएफएन का दर्जा दिया, मोस्ट फेवर्ड नेशन का, हमने आपको दर्जा दिया। आपने रेसिप्रोसिटी में क्या किया? आपने बैकस्टैबिंग करी और कहते थे साहब इंडिया ने यूनिलैटरल हमारे को दिया, हमारे को उनकी क्या जरूरत है? इंडिया को हमारी जरूरत है, इंडिया को हमारे से नमक चाहिए, हमारे से ये चाहिए, हमारे से वो चाहिए। आज हम बड़े दावे से कहते कुछ नहीं चाहिए भाई, और एमएफएन भी नहीं देंगे आपको। ठीक है, एमएफएन में क्या था कि हम आपसे जो कुछ भी ले रहे थे उसको हम टैक्स नहीं कर रहे थे। हम इतनी आपको लिवरेज दी म्यूचुअल ट्रेड के अंदर, यू डोंट इवन रियलाइज यार, आप लोग मानते ही नहीं है। फिर आप लोग रिटोरिक पे आ जाते हैं कि शब रात पे बम नहीं चलाना। मतलब ये क्या तरीका है बात करने का यार?
दिस इज नो वे टू कन्वे, ये कोई तरीका है? दिस इज नॉट अ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज टू टॉक इन। ये कौन सी डिप्लोमेसी है? सर बिल्कुल रामनिक जी, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। यहाँ पे वैसे हम क्योंकि हम चीमा साहब एक छोटी सी बात यहाँ पे कर लूं, थोड़ा सा माहौल जो है ना टेंस हो रहा है, तो मैं उसको थोड़ा सा वो लाइटर करने के लिए अमेरिका और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में एक डायलॉग हो रहे थे, मैं उसके हवाले से कर दूं तो उन्होंने जी प्लीज आप बात करें, फिर मैं आपको बताऊं। सर विद योर परमिशन, जी प्लीज कहा था, एक तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, उसमें कहा गया है, बिने न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीति। तो अब अगर यार प्यास लगी है तो अभी थोड़ा ना कुआं खोदोगे। आपके पिछले 35 साल में, जैसे चीमा साहब ने खुद कहा कि लॉन्ग टर्म गोल्स क्या थे, वो क्या अचीव करना था लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स आपके क्या हैं, आज क्या है? आपने कभी वाजे तौर पे आके बताया अपनी आवाम को कि साहब हमारे ये गोल्स हैं? इसके अंदर अभी जैसे आप कर रहे हैं ना नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग, एनएसडी कर रहे हैं ना जी, तो आपने कभी आवाम से पूछा कि भाई क्या हमारे गोल्स होने चाहिए, क्या हमारे को करना चाहिए अगले 5 साल में, अगले 10 साल में, अगले 30 साल में? आपकी पॉलिसी कश्मीर सेंट्रिक रही, आपने घुट्टी पिला के रखी अपनी आवाम को कश्मीर की, वो आया नहीं। अब आप कह रहे हैं कि साहब हमारी इकोनॉमी का भी बट्टा बैठ गया है, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। देयर इज नो डाउट कि आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, और जहां कहीं संभव होगा, मुमकिन होगा, हम भी आपकी मदद करेंगे। पर ये तरीका थोड़ा ना कि हम बम चला देंगे सब रात में, यार क्या नॉनसेंस है यार ये। देखें, अच्छा चीमा साहब आप जवाब दे दें बस। ये जुनून भूल जाओ, आप ये निकाल दो अपने दिमाग से। ठीक है जी चीमा साहब। देखिए, दरअसल मान साहब का एक प्रॉब्लम है कि मान साहब अपने लीडर्स को पढ़ते नहीं है। जब 99 में इन्होंने धमाके किए ना, तो इनके जो लीडर थे ना एल के अडवाणी साहब, उन्होंने बड़ा क्लियर ने कहा, पाकिस्तान को पैगाम दिया, उन्होंने कहा बंदे भांजो जनाब, हुन साडे कोल न्यूक्लियर वेपन है। मैं एक नहीं, मैं 6 रेफरेंस भेज सकता हूं इस चीज के। उस वक्त गौहर अयूब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर होते थे, जरा मुझे कंप्लीट कर ले मान साहब जरा। उस वक्त गौहर अयूब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर होते थे, उन्होंने कहा अब बैलेंस बदल गया, अब हम पाकिस्तान को बताएंगे। इनके लीडर्स की स्टेटमेंटें निकाल लें। मैंने जो स्टेटमेंट बात की है ना, हमने न्यूक्लियर वेपन को ही इसलिए नहीं बनाया कि हमें शौक है। देखिए, दुनिया में एक मुल्क है जिसने न्यूक्लियर वेपन प्रेस्टीज के लिए बनाया, उसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन। उनको इमीडिएट थ्रेट नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा प्रेस्टीज के लिए, क्योंकि हम ग्रेट ब्रिटेन रहे हैं, क्योंकि हम P5 का हिस्सा रहे हैं, तो हमें हमारे न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। भारत की अपना इशू था, चाइना या व्हाटएवर, या पाकिस्तान भी ऑब्वियसली। हमारा मसला भारत था, भारत ने बनाया, तो हमने न्यूक्लियर वेपन भारत के लिए बनाया, हमने किसी और के लिए नहीं बनाया। तो वो बात जो उन्होंने वजीर आजम ने की, सही की है, और वो बात आज से 22 साल पुरानी बात है। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। दूसरी बात जो कि अहम चीज है समझने के लिए, पाकिस्तान में ये जो मान साहब ने कहा ना कि एक 13 साल की लड़की है, बिल्कुल गलत है। मैं इस तरह की सोशल प्रैक्टिस जो बंदा करता है, और खासकर जो ये जो माइंडसेट है, मैं इसको डिस्करेज करता हूं। हमें ना वैल्यू सिखाएं, जो वैल्यू गलत है हम उसे गलत मानते हैं। मैं भारत की वैल्यूज बताऊं, यहां पे सर शर्म से झुक जाए। 2-2, 3-3 भाई एक ही खातून से शादी करते हैं। मैं ये बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरीज कहें तो आपको शो के साथ ही व्हाट्सएप कर देता हूं। ये प्रैक्टिस है, ट्रेडिशन रहे हैं भारत के अंदर। ये हिमाचल प्रदेश में ये ट्रेडिशन रहा है कि जनाब 2-2, 3-3 भाई एक ही खातून से शादी करें। ये वैल्यू स्ट्रक्चर हमें ना बताएं। हमें इस्लाम में बेहतरीन चीजें हैं। हाँ, अगर कोई बंदा इंसान नहीं है और वो प्रैक्टिस नहीं करता, तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये ट्रेडिशन ना हमें बताएं मान साहब के जी वो आपके यहाँ है, अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक सोशल प्रैक्टिस जो मुआशरे के अंदर जिंदा है, मजहब नहीं कहता, मुआशरा सरवाइव करती है मुआशरे के अंदर। और मैंने जैसे कहा, मैं खुद से नहीं, मैंने बहुत पहले ये सुना था, पढ़ा था। अभी मैंने जब मान साहब बात करे तो मैंने गूगल करके स्टोरी भी निकाल ली है सामने। मैं एक तो ये चीज है। और दूसरी बात है, हर मुआशरा ग्रो करता है, इंडिया भी ग्रो कर गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया जो है वो अब बहुत पीछे रह गया। इंडिया, जाहिर बात है, पुरानी चीजें खत्म हो गई हैं। वहां पे जो इस तरह की प्रैक्टिस थी वो भी डाई डाउन होती जा रही है। जो थी नहीं हो रही, अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। और जो मान साहब बात कर रहे हैं, वो कश्मीर का चूरन बेचा, एस्टैब्लिशमेंट तुसी फौज नु खुआता, मोटा हो गई,
दे ऑलवेज टारगेट द आर्मी, वो करते हैं टारगेट आर्मी को। इनको चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान में स्ट्रांग है ना, फौज स्ट्रांग है, तो वो टारगेट करते हैं जनाब। इनको करना चाहिए आर्मी को टारगेट, क्योंकि दुश्मन का क्या काम होता है, सबसे मजबूत चीज होती है, टारगेट करो, उसको टारगेट करो। अच्छी बात है। आप दुश्मन का क्या काम है, फौज पाकिस्तान की फोड़ो। क्यों? क्योंकि फिर वो जारी बात है, फिर वो क्विड प्रो को होता है, बैलेंस करते हैं, हर चीज करते हैं। यही तो इनको ये पता है क्या कहते हैं फखर भाई, भारत का प्रॉब्लम क्या है? भारत का प्रॉब्लम ये है, ये कहता है कि हम ना, मान साहब ने तो एक जवाब दिया, आपको पता है क्या? आपने कहा वो सेक्रेटरी डिफेंस जो है ना वो आ रहा है, तो उसके पास मैं इसलिए नहीं आ रहा उसके ऊपर मैं एक वजह से भी नहीं आ रहा। मैंने वो सारी चीजें रखी कि वो क्या कह रहे हैं, वो सारी मैं मान साहब का जवाब देने लगा हूं। सिर्फ मान साहब ने कहा ले आएगा लेटर, देख लेंगे, पढ़ा रहेगा, ये इनका स्टाइल था। वक्त बदल जाता है, बहुत अच्छी चीज है। आज भारत मजबूत है। आज से सिर्फ 15-18 साल पहले चले जाए ना, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फोन आता था तो भारत में कंपनी लग जाती थी। अमेरिका बहादुर सी, सीधी सी बात है भाई, अगर कहोगे तो स्टेटमेंटें भी निकाल लेंगे, सारा कुछ बता दूंगा। लेकिन 15-20 साल में भारत ने अपना कोर्स बदला, मजबूत हुआ, एटीट्यूड बदला। बहुत अच्छी चीज है, अप्रिशिएट करता हूं। मैं कहता हूं किसी की भी अच्छी चीज हो अप्रिशिएट करो, भले दुश्मनी क्यों ना हो कोई किसी का, अप्रिशिएट, उसको इग्नोर ना करो। एग्जैक्टली। इंडिया की भी बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, मैं मानता हूं। मैं हर चीज पर टारगेट नहीं करता। मैं चाहता हूं अगर हमें अच्छा सोचना है, आगे की तरफ जाना है, तो हमें कॉमन पॉइंट्स करने हैं। एक बात, आखिरी बात, फिर मैं मान साहब जो मर्जी जवाब दें और फिर इसको कंक्लूड कर दीजिएगा। जी प्लीज। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं सिस्टम के अंदर जो चाहते हैं कि बेलोकोसिटी रहे, नफरत, दंदा चले, बिकॉज वो उनको फायदा होता है। लेकिन रियासत जो होती है उसका प्रिज्म बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैं रियासत की बात कर रहा हूं, जिसमें एक गवर्नमेंट नहीं होती, स्टेट का स्ट्रक्चर होता है, सिस्टम होता है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं। वो रियासत और एंगल से, भारत की सरकार क्या सोच रही है, जिसने इंडिया की मिलिट्री को पॉलिटिसाइज कर दिया है, जिसमें अब मैं इंडियन मिलिट्री पे अगर आप किसी दिन शो रखेंगे तो बड़ा मजा आएगा कि किस तरह मोदी साहब ने इंडियन मिलिट्री को पॉलिटिसाइज किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब बिपिन रावत को बता के कहते हैं कि ये हमारे गोल्स हैं और इनको अचीव करना है। वो कहते हैं जी हजूर, सर्जिकल स्ट्राइक करांगे, आप इलेक्शन, हजूर का इकबाल बुलंद हो। बिपिन रावत साहब कह रहे हैं हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे जनाब। तो ये जो और ये मैं नहीं कह रहा, भारत के अंदर बहुत बड़ी आवाजें हैं कि बिपिन रावत को मोदी साहब ने इंडियन मिलिट्री को पॉलिटिसाइज कर दिया। बीजेपी ने सिर्फ अपने पैटी गोल्स के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, ठीक है जी, और ये हमें कह रहे हैं हाँ हमारी फौज पॉलिटिसाइज रही है। भाई उनकी गलतियां थी, मैं तो मानता हूं। तो आप भी जरा माने ना, आज मुझे बताएं कि बिपिन रावत जो है उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए मोदी साहब। और आपका सवाल अगर पूरा हो गया हो, पहली सियासी ओहदा दिया। मैं आखिरी पॉइंट, सियासी ओहदा है ये। बिपिन रावत साहब का ओहदा मिलिट्री का ओहदा नहीं है सीडीएस का, ये सियासी ओहदा है, सियासी। मैं एक सेकंड में आ रहा हूं, मैंने एक डोर ओके जी मान सिंह साहब प्लीज। जी फकर भाई, देखिए ऐसा है कि अब चीमा साहब तो उठ के चल दिया, अब इनको जो बताऊंगा वो सुनेंगे नहीं। नहीं, अभी एक सेकंड में आ रहे हैं, जस्ट मैं ना इनकी जानकारी के लिए इनको 2-3 बातें बताता चलूं। पहले इन्होंने बात करी सेक्रेटरी डिफेंस की बात करी इन्होंने। चीमा साहब गल सुनो जरा। सेक्रेटरी डिफेंस के लिए मैंने कहा था कि उनको कौन सेनेटर क्या लिख के भेजता है, वो क्या लेके आएंगे देख लेंगे। जी आपको कैसे पता वो चिट्ठी लेके ही आएंगे? हाउ आर यू सो श्योर अबाउट इट? हाउ आर यू सो श्योर अबाउट इट? दूसरी बात, जनाब का इकबाल बुलंद हो, सलूट मार के दिखा रहे हैं आप उस मीटिंग में बैठे थे प्रधानमंत्री जी के साथ और सीडीएस के साथ आप मीटिंग में बैठे थे? क्या फेर लगा रहे हो? आप बैठे अपने मुल्क के अंदर बैठे, जैसे आपको लगता है आपका मुल्क चलता है कि आपका वजीर आजम जाके सीओएस को सलूट मारता है, आपको लगता है कि यहाँ पे बिपिन रावत साहब वहां पे जाके सलूट मारते होंगे। और फौज का काम भी तो पॉलिटिकल विल को इंप्लीमेंट करना। और मैं आपको बताऊं आपकी जानकारी के लिए, 26/11 के बाद एयरफोर्स चीफ ने ये वाज़े तौर पे कहा है, जो हमारे साबिक एयरफोर्स चीफ है, कि उन्होंने तत्कालीन साबिक प्रधानमंत्री को ये कहा था कि वी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ स्ट्राइकिंग इनसाइड पाकिस्तान, परमिट अस। पॉलिटिकल विल नहीं थी, मिलिट्री विल थी, तब भी चाहती थी फौज। और आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, माथे से पसीना पोंछ लो जरा, दोबारा जरूरत पड़ेगी दोबारा आएंगे, दोबारा करके जाएंगे।
दंदा कट लो जिंदियां कटनी अगली बार ना, थोड़ी फौजी दंद भी लेके आवांगे ना। और सुनो, तीसरी और महत्वपूर्ण बात, आप जब कहते हैं ना कि ये जो हमारा वजीर आजम था उसने एलके आडवाणी जी की बात को रेसिप्रोसिटी में 22 साल पहले कही थी, तो भैया 22 साल पहले अगर कही थी तो एलके आडवाणी ने कौन सा कल कही है? ये बात उतनी पुरानी है, बल्कि उससे ज्यादा ही पुरानी होगी। पर आपको जरूरत महसूस होती है आज 22 साल बाद भी वो बात दोहराने की। ये आपकी कमी है, मेरी कमी नहीं है। ये बात आपने कही है, आपने अपने साबिक वजीर आजम को कोट किया है, आपने कहा कि हमारे वजीर आजम ने ये कहा था। अब आप सुनिए, अरे सुनिए साहब, क्या हो जाता है आपको? आपके अपने शो में तो आप सुनते नहीं, फकर के शो में सुनिए जरा आप। मैंने आपकी भी बातें सुनी है, आपने बहुत सारी गलत बातें करी है, बड़े इत्मीनान से सुनिए, आप भी सुनने की कुव्वत रखिए जरा, बिल्कुल ठेका मेरी तरफ से भी सुनिए आप ध्यान से। आप जब कहते हैं कि 22 साल पहले कहा हमारे वजीर आजम, तो एलके आडवाणी साहब ने कौन सा कल कहा? ये उतनी पुरानी बात होगी चीमा साहब। ये ना ये वर्बोसिटी मत लेके आओ, है ना, ये तनातनी मत लेके आओ डायलॉग के अंदर, ये आपके मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, आज भी आप कह रहे हैं कि हालात बदलते देर नहीं लगती, आप बदल लो ना। आपने कौन सा बदल लिया अपने हाथ 72 साल में? माफ करना, आपकी हालात बदतर हुए हैं। 160 बिलियन डॉलर से ज्यादा आपके ऊपर एक्सटर्नल लोन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट है। आपकी नेट जो है जीडीपी नेगेटिव में है। आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज आपके पाकिस्तानी मेहनत कर करके बाहर से कमा के बेचते हैं, वो आप तेल पे, गंदुम पे, दालों पे, गैस पे, इन अशियाओं पे खर्च देते हैं। ये आपके प्रधानमंत्री ने, आपके वजीर आजम ने कहा है, मैंने नहीं कहा। ये उनके परसों की स्टेटमेंट आप दोबारा चला के सुनिए। एक एक चीज के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ आपके वजीर आजम को अभी कोट कर रहा हूं। 4 मिलियन टन आप गंदुम इंपोर्ट करते हैं, नेट इंपोर्टर हर एक चीज के यार। एक समय आपके आर्मी चीफ कहते हैं कि हमारी जरखेज जमीन है। जरखेज जमीन है तो साहब आप उसके ऊपर गंदुम उगाइए, क्यों बाहर से इंपोर्ट करते हैं? दालें उगाइए, क्यों बाहर से इंपोर्ट करते हैं? आप बात करते हैं हमेशा कि हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अरे जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को साहब आप बिछाओगे या चाटोगे, क्या करोगे? जब आपके इंटरनल चैलेंजेस आपसे मीट नहीं हो रहे, आप अपने पड़ोसी मुल्क के साथ, आपके जो ममालिक हैं उनके साथ आप एक अच्छा रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाते, और आप जब बात करते हैं तो आपकी तनातनी से बातें शुरू होती हैं। आपको मैंने जो बात कही उसका यू आर पिकिंग वन लीफ फ्रॉम द ट्री, पूरे पेड़ में से एक पत्ता तोड़ रहे हैं। मैंने कहा तो था कि ले आएंगे, देख लेंगे, वो लाएंगे भी या नहीं लाएंगे इस बात की आपको कैसे गारंटी है? आपने पैसे दिए क्या सेनेटर को चिट्ठी लिखने के लिए? बताइए, हाउ आर यू सो श्योर अबाउट इट? ये फजूल की बातें मत किया करो चीमा साहब, आप प्रोफेसर आदमी हैं, आपने बच्चों का, आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथ में, तो थोड़ा जिम्मेवारी से बात कर लिया करो। ये सब अच्छा नहीं लगता। एंड आई डोंट वांट टू मेक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। I don't want to make sweeping statements against you. ना मैं आपके मुल्क के खिलाफ, ना आपकी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, ना आपके इदारे के खिलाफ, ना आपके वजीर आजम के खिलाफ मैं बात कहना चाहता हूं। पर यार मुर्गियां लो, मुर्गियों से अंडे होंगे, अंडे से फिर मुर्गियां होंगी, फिर उससे यार ये इकोनॉमी ऐसे चलाएंगे क्या? नहीं, बेंस और कट्टो वाली इकोनॉमी भी आई थी। बेंस और कट्टो वाली भी शुरू की थी। बेंस और कट्टो वाली भी शुरू की थी। असल में टाइम हमारे पास खत्म है। मजा तो मुझे बहुत आ रहा है क्योंकि फिर हमारे व्यूअर्स जो है ना वो फिर कहेंगे कि यार ये कहीं पे वाइंड अप नहीं हो रहा। और चीमा साहब भी मेरा ख्याल कहीं से आ रहे हैं क्योंकि कोट वगैरह पहना हुआ, वैसे इस वक्त ये टी शर्ट में होते हैं। अभी जो काला कोट तो उतारता ही नहीं चीमा साहब। आपने काला कोट कब उतारा है? नहीं, आप जब मैं आपसे शो कर रहा हूँ चीमा साहब, इनके पास टोक्यो से ना, चीमा साहब मैं एक छोटा सा आपकी तारीफ में मेरे भाई, इनके पास वो जापान के मैनेजर आते हैं, इनका काला कोट होता है। ये बैठ के वहां पे बढ़िया से ग्रीन टी और सब लगा के टेबल पे फोटो खिलाते, काला कोट पहना होता है। ये काला कोट उतारते नहीं। इनके पास कम से कम 100 काले कोट है। इनके पास 100 काले कोट नहीं। सुने मेरे पास एक ही काला कोट है, बस पहली बात। नो, देखिए एक बात याद रखें मान साहब, मैंने हमारे वो एक है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है बड़े अच्छे, सुहेल वड़ाई साहब, एग्जैक्टली, मैंने उनसे एक दफा एक जुमला सुना था जिसको मैंने कोशिश की है इम्प्लीमेंट करूं अपनी जिंदगी। जी आपकी आवाज आ रही है? मैं मान साहब आवाज आ रही है? चीमा साहब कैन यू प्लीज रिपीट? मैं आपकी बात नहीं सुन पाया, मैं माफी चाहूंगा, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। जी प्लीज। मैं बताता हूँ। हमारे एक सहाफी हैं सुहेल वड़ाई साहब, पाकिस्तान में बड़े मशहूर सहाफी हैं। उनकी एक बात मैंने एक दफा मान साहब सुनी, मुझे बड़ी पसंद आई और मैंने कोशिश की अपने ऊपर इंप्लीमेंट करूं। उन्होंने कहा
और मेरा ख्याल है मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बहुत सारी क्लासों में ये मैंने बात अपने स्टूडेंट से भी की, उन्होंने एक दफा कहा कि हमें लोगों को मौका देना चाहिए कि वो हमारे ऊपर हंस सकें, हमें अपने आप को इस तरह सोसाइटी में सॉफ्ट रहना चाहिए। सो जब मजाक क्रिएट करते हैं सबसे पहले, नहीं अच्छा, ये नहीं कि आप इंसल्ट कराते रहे लोगों से, लेकिन अच्छा मजाक जो है वो क्रिएट करें आप, अगर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मानता अगर मुझे ये कह रहे हैं तो आई विल मेरे को सर, मैं नहीं, ये मजाक आपका नहीं, ये बात इमरान पॉलिसीज की हो रही थी। ये तेरा सर रौला पता है, सुनो दो उठेंगे, ये बात जो है ना, सुनिए, आखिरी बात, ये सुनिए, ये आपने तो कहाँ लगा दी। चीमा साहब सुनो ना, सर मैं मेहमान हूँ आपका, आप दो अकेला हो यार, सुनो तो सही बात। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात चल रही थी इमरान खान साहब की इकोनॉमिक पॉलिसीज की, और मैं बात कर रहा मुर्गियों की और अंडों की, उन्होंने बात कर दी कट्टों की और भैंसों की। उस पे आपने बोल दिया कि मजाक बनाना चाहिए। नहीं, एकदम आना उम्दा, बहुत क्या फर्क पड़ता है यार। देखिए मेरी बात सुनिए, पर मैं आपको बताऊं, बड़े सीरियसली कही थी ये बात। इमरान खान साहब के चेहरे के ऊपर संजीदगी, ओ भाई गाल के चेहरे पे वो संजीदगी देखने वाली थी। आहा क्या सीरियस हो गए, मुर्गी से अंडा, अंडे से फिर मुर्गी, फिर हम करोड़ों मुर्गियां बना लेंगे। मैं भी सुने यार, सुने तो सही। देखिए आप करें जितना मर्जी इमरान खान, मैं अभी जब आपसे शो कर रहा हूँ तो एक डीएसएन जी मेरे घर के बाहर खड़ी हुई है, और कैमरामैन के लिए मैं गया था, वो एक और शो करना है अली में, मैं चलिए जाइए, इसलिए वाइंड अप करना चाह रहा हूँ बहुत शुक्रिया। जवाब नहीं देना कल, मुझे कोई जवाब नहीं देना, मान साहब जीत गए, चलो। नहीं, मान साहब हमारे बड़े जबरदस्त भाई हैं। चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपका, रामनिक मान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा ये शो देखा। बहुत लंबा हो गया, लेकिन क्या करें, बातचीत चल रही थी और यकीन करें मैं बहुत एंजॉय कर रहा था दोनों की बातचीत, जो हमारे दोनों ऑनरेबल गेस्ट थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। आपसे फिर मुलाकात होगी, जनाब।